हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ वर्क और एनर्जी। और आज के इस सेशन में हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम शुरू करने वाले हैं। उससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल और मेरे सारे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। वी आर कवरिंग ऑल द फिजिक्स बैकलॉग्स जो क्लास 11th में बहुत सारे बच्चों के जो अभी क्लास 12th में हैं छूट जाते हैं, सो दैट आप लोग हमेशा जो कंटेंट में डालते रहूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको इस सीरीज से हेल्प मिल रही है या नहीं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक बिना ज़्यादा डिस्कशन किए, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम पहले बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आप बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ इस थ्योरम को अप्लाई करके कर सकते हो, भले ही आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने ना आता हो। इफ़ यू नो वर्क एनर्जी थ्योरम तो वो कंजर्वेटिव फोर्सेस का नेचर हो या नॉन कंजर्वेटिव नेचर वाला फोर्सेस हो, हर जगह आप इसे अप्लाई कर सकते हो और ये इजीली आपको आंसर निकाल के दे देता है। बस कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे है क्या ये कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल या रिजिड बॉडी की जब भी हम बात करेंगे उनके ऊपर जितने भी फोर्सेस लगते होंगे, इंडिविजुअल फोर्स का वर्क डन निकाल लो या तो सारे फोर्सेस का एक नेट फोर्स निकालो, उसके वजह से एक नेट एक्सेलरेशन आएगा और उस नेट फोर्स का वर्क डन ले लो, बात एक ही है। तो दिस इज बेसिकली नेट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन सिस्टम इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम में एक पार्टिकल होगा, 2 होगा, 10 होगा, ये आपकी मर्जी है। क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप डिसाइड करोगे। अब यहाँ पे इसका डेरिवेशन दिया हुआ है, नेट फोर्स डॉट डीएल डिस्प्लेसमेंट है, ए डॉट डीएल कर दिया, फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिख दिया है, एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डी, ए डॉट डीएल हो जाएगा ये। तो डेरिवेटिव में हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली वेलोसिटी का डेरिवेटिव ना लेके डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो डीएल बाई डी टी इज वी, तो वील गेट वी डॉट डी वी। तो ये एसोसिएटिव है, आगे पीछे इसे लिखा जा सकता है। अब देखो, v इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड dv इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है। तो अभी के लिए फॉर सिंप्लिसिटी हम क्या कंसिडर कर ले रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल है एक दूसरे के। तो डॉट प्रोडक्ट विल बिकम 1 एंड विल गेट v dv, v1 से लेके v2 तक। आप सॉल्व करेंगे तो विल गेट हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर विच इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। जहां पे एक पार्टिकल हमने लिया उसका मास m है, या एक बॉडी है उसका मास m है। अगर 2 या 2 से ज्यादा पार्टिकल्स है तो हर एक की इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी लिखनी होगी हमें, विच इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल स्टेट में हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी एंड इनिशियल स्टेट में हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। तो अगर इसे बोला जाए, नेट वर्क डन इज बेसिकली फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिंपल वर्ड्स में। अब नेट वर्क डन में किस किस का वर्क डन आएगा, इंटरनल फोर्सेस का, एक्सटर्नल फोर्सेस का, स्यूडो फोर्सेस का और अदर फोर्सेस का। फ्रिक्शन है या और कोई फोर्सेस है, नॉर्मल, एमजी, कोई भी आप ले लो, सारे फोर्सेस इसमें आ जाएंगे। और इन सब का वर्क डन क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसी स्टेटमेंट से प्रूफ कर सकते हो, पर उसकी जरूरत नहीं है। अगर आपको ये स्टेटमेंट आता है ना, अगर ये स्टेटमेंट आपको याद है और आप इसे लगा सकते हो तो आप बिलीव करो अच्छे से अच्छा, टफ से टफ क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। आई मीन एडवांस के क्वेश्चंस भी आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ये स्टेटमेंट पढ़ के समझ में आ गया हो और आप लगाना भी सीख सको। चलो तो अपन शुरू करते हैं, पहले न्यूमेरिकल से इसे देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन लेते हैं ताकि पहले समझते हैं कि इसे अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे अपने पास एक वेज है, ब्लॉक है, हाइट एच अपन ने रिलीज किया है, तो पता है कभी ना कभी वो नीचे आएगा और जब नीचे आएगा तो पूछा है इसकी वेलोसिटी क्या है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग अभी वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम में उसने क्या बोला था, वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज। तो पहले देख लो भाई कौन कौन सा फोर्सेज लग रहा है, एक तो नॉर्मल लग रहा है और एक तो mg लग रहा है, और कोई फोर्सेस पे लग ही नहीं रहा है। तो अपन लिख सकते हैं वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल, और ये तो वेज फिक्स्ड है, ये तो कहीं मूव हो गई नहीं, इसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज ही नहीं आ रहा है। तो अपना सिस्टम बस ये है, मास m वाला ब्लॉक इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियली रेस्ट पर है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी और फाइनली कुछ तो वेलोसिटी है v। यहाँ पे mg का वर्क डन हम लोग निकाल सकते हैं, mg डाउनवर्ड लग रहा है, बॉडी भी डाउनवर्ड जा रही है, बाय हाइट h। तो हमने वर्क डन कैलकुलेट करना सीखा था, इसमें आ जाएगा प्लस mgh। वर्क डन बाय नॉर्मल, बॉडी इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग जा रही है तो नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर है, इसलिए वर्क डन बाय नॉर्मल इज 0। एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला था, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है हाफ m v स्क्वायर और इनिशियली तो रेस्ट पे था। बस इसे हम सॉल्व करेंगे तो v आ जाएगा √2gh। यस, ये वही वन डायमेंशनल वाला रिजल्ट है जहां पे हम किसी बॉडी को अंडर ग्रेविटी रिलीज कर देते हैं।
यहाँ पे अब इसे टाइम ज्यादा लगेगा पर वेलोसिटी इतनी ही अचीव करेगा √2gh। क्यों? क्योंकि mg का जो वर्क डन है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी रहेगी। द ओनली डिफरेंस इज कि अब इसका एंगल कुछ और होगा। पार्टिकल को जब आप ड्रॉप करते थे वो वर्टिकल वेलोसिटी से गिरता था, यहाँ पे इंक्लाइन डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। इतना सही है। एंड इसकी वर्क एनर्जी थ्योरम की खास बात ये भी है ना कि आपको बस इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स के बीच में देखना है, बीच में क्या हुआ फर्क नहीं पड़ता। वर्क डन निकालने के लिए हमें उसका फर्क नहीं पड़ेगा, बस इनिशियल और फाइनल हम लोग उसकी बात करेंगे। लेट्स मूव अहेड विद अनदर क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है। एक ही ब्लॉक है, उसको 3 केसेस में, केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3 हम लोग क्या कर रहे हैं, v वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं। अलग अलग केसेस में सबकी इनिशियल वेलोसिटी सेम है और ये जो हाइट है जहां से हम इसे थ्रो कर रहे हैं बेसिकली h ले लेते हैं, ठीक है। अब पूछा है जब तीनों केस में मेरा ये बॉडी ग्राउंड पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्या सेम होगी या अलग अलग होगी। तो चलो सबसे सिंपल वाला हम लोग इधर निकाल लेते हैं। सबसे सिंपल वाला ये होगा, यहाँ पे पार्टिकल इस तरीके से यहाँ गिरेगा विथ सम वेलोसिटी, नॉट ऐसा, थोड़ा सा तो एंगल बनाते हुए ऐसे गिरेगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे ले लेते हैं इसका फाइनल वेलोसिटी vf। अब देखो जब मैंने इसे थ्रो किया, थ्रो करने के बाद इसके ऊपर बस एक फोर्स लग रहा था mg, तो अपन बोल सकते हैं इन केस 2 वर्क डन बाय mg, क्योंकि वही एक फोर्स है जो इसके ऊपर लग रहा है, इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब कितना नीचे गिर रहा है, h हाइट नीचे ना, और mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा था, तो जो वर्क डन आएगा mg का वो तो सिंपल आ जाएगा mgh प्लस में, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा हाफ एम वी फाइनल, एक ही पार्टिकल है तो एक ही टर्म लिखेंगे, माइनस हाफ एम वी इनिशियल। ओके, वी इनिशियल वी है, वी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर क्या हो गया है, दिस इज एम जी एच एंड प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसे कैंसिल आउट कर दोगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा, पर यहाँ पे आ जाएगा 2, तो v फाइनल कितना आ गया, v फाइनल आ गया √2gh एंड प्लस v स्क्वायर। आप एक चीज नोटिस करो, अब मैं केस 1 और केस 3 दोनों के लिए अगर स्टेटमेंट लिखूं वर्क एनर्जी थ्योरम का, तो वो तो इस बात से मैटर ही नहीं करता ना कि आपने किस एंगल पे थ्रो किया है, वो तो बस इस बात से मैटर करता है कि भाई वर्क डन कितना हो रहा है। मैं इसे यहाँ से फेंक दूँ तो भले इसकी ट्रैजेक्टरी अलग होगी, इसका रेंज अलग होगा, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती है, बट आप अगर नोटिस करो mg तो हमेशा नीचे लग रहा है। और वर्क डन अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बॉडी यहाँ से लेके ग्राउंड तक ही तो पहुंची है mg के डायरेक्शन में, तो वर्क डन तीनों के लिए सेम होगा, तीनों के लिए वर्क डन सेम है, तीनों की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। तो तीनों की जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो सेम है। तो तीन के तीनों पार्टिकल इररिस्पेक्टिव आपने कौन से एंगल पे उन्हें थ्रो किया हुआ है, सेम वेलोसिटी से ग्राउंड से टकराएंगे, नॉट सेम स्पीड से ग्राउंड से टकराएंगे, वेलोसिटी नहीं, क्योंकि एंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो बढ़िया, तो स्पीड तीनों की सेम होने वाली है, ये इसका आंसर है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक एक्सटर्नल फोर्स हम लोग इस ब्लॉक पे लगा रहे हैं, इनिशियली ये रेस्ट पर है, हाँ इनिशियली रेस्ट पर है, और ये जो फोर्स है ना ये टेंजेंशियल फोर्स है, देखो लिखा हुआ है एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्स, यानी जैसे जैसे ब्लॉक ऊपर आएगा, लेट सपोज ये ब्लॉक ऐसा आया तो हम अब इसके ऊपर फोर्स ऐसा लगाएंगे, एक कांस्टेंट टेंजेंशियल फोर्स है, ठीक है। ब्लॉक इधर आ जाएगा तो हम फोर्स इस तरीके से लगाएंगे उसको कंटिन्यूसली आगे बढ़ाने के लिए, और यहाँ से ऐसा करते करते हम इसे हाइट h पर उठा के ला रहे हैं ग्राउंड से। अब अपने को क्या पूछा हुआ है, 2 kg का मास है, अगर मैं इसे स्लोली लेकर आ रहा हूँ, स्लोली वर्ड आ जाए या कुछ ऐसा वर्ड आ जाए जहां से हमें पता चल रहा है कि ब्लॉक इज मूविंग वेरी स्लो, तब आप समझ जाना इसका मतलब है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0, यानी स्टार्ट में जो काइनेटिक एनर्जी थी वही फाइनल तक होगी, बट ये तो स्टार्ट में रेस्ट पे था। अगर स्टार्ट में रेस्ट पे था तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जाएगी 0। अब अपने को पूछा है भाई इसी एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन निकालो। आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते कि सर हमारे पास तो फॉर्मूला भी है कि टेंजेंशियल फोर्स का वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू पाथ लेंथ। निकालते बैठो इसका पाथ लेंथ, तो कोई भी रैंडम पाथ दे दिया है, नीट में बच्चे इसी में फंस जाते हैं। ये आपको थोड़ा सा तो घूम के कान पकड़ने आना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो हम लोग को पूछा है एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन, तो पहले लिख लेते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, जितने भी फोर्सेज हैं
कौन कौन से लग रहे हैं, एक तो भाई ये एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, एक तो लग रहा है नॉर्मल, एक लग रहा है mg, और फ्रिक्शन उक्शन तो है नहीं, स्मूथ बोल दिया है तो और कोई फोर्सेस इस पे लगी नहीं रहे। ये सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल है इस एक ब्लॉक के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में। बट ये इनिशियल और फाइनल रेस्ट पर है, स्लोली मूव किया जा रहा है, तो ये 0 हो गया। नॉर्मल का वर्क डन 0 रहेगा। आई डोंट थिंक सो कि इसको मुझे बताना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर है हमेशा पाथ के। अब जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है ना बेटा, वो देखो निगेटिव ऑफ वर्क डन ऑफ mg है, यानी mg ने जितना भी काम किया रहेगा इसे यहाँ से यहाँ तक उठाने में, उसका निगेटिव वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन है। तो देख mg कहाँ लेके जा रहे हैं, mg तो इसे नीचे खींचना चाह रहा है, पर ये ब्लॉक कहाँ जा रहा है, ऊपर। आई नो ये F एक्सटर्नल की वजह से ही ऊपर जा रहा है, पर mg कंटिन्यूसली नीचे लग रहा था, ब्लॉक जा रहा है कंटिन्यूसली ऊपर, तो क्या इसका वर्क डन माइनस mgh हो जाना चाहिए। तो वर्क डन बाय F एक्सटर्नल, इस एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन कितना हो जाएगा, प्लस mgh। दिस इज अनदर वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। जितने भी टाइप के क्वेश्चन आज तक बने हुए हैं, हम सारे टाइप के क्वेश्चन एक एक करके पिक करने वाले हैं, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी लेने वाले हैं जो जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। वैसे ये भी आपके काम का है, आपको एक अप्रोच मिल रहा है कि ऐसे भी अप्रोच से आप किसी भी फोर्स का वर्क डन निकाल सकते हो, वर्क एनर्जी थ्योरम के अप्रोच से। लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे अपने को बोल दिया है कि एक बॉल है जिसको रिस्ट पे से अपन ने क्या किया हुआ है, छोड़ दिया है। जब ये इस स्प्रिंग को, जो कि नेचुरल लेंथ पर है, नेचुरल लेंथ पोजीशन पर है, जब ये इस पे गिरेगी, यहाँ पे अपन ने इसको रेस्ट पे कर दिया, ठीक है बेटा। रेस्ट पे से अपन ने इसको क्या किया, रिलीज किया हुआ है। हाइट h से जब इसे मैं छोड़ूंगा, ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा और कभी ना कभी रुकेगा भी, पर यहाँ पे रुका है कि नहीं मुझे नहीं पता। अब अपने को बोला है कि जब यह डी डिस्टेंस से कंप्रेस कर देगा स्प्रिंग को, तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी। लेट सपोज इसकी वेलोसिटी इस समय है v। वर्क एनर्जी थ्योरम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इनके बीच का रिलेशन अपने को बताता है। तो मुझे इनिशियली पता है रेस्ट पे था, फाइनली यहाँ पे क्या वेलोसिटी पता नहीं, v मान लिया। डायरेक्ट वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो बस। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। तो देख इनिशियल क्या बेटा, इनिशियल ये है, फाइनल ये है। तो इनिशियली तो कोई स्प्रिंग फोर्स नहीं लग रहा था, थोड़े समय बाद हाइट h के बाद स्प्रिंग फोर्स लगने लगा। पर जब स्प्रिंग फोर्स लग रहा था तब क्या ग्रेविटी लगना बंद हो गया, नहीं, तब भी ग्रेविटी लग रहा था। तो भले ही आपके इनिशियल और फाइनल स्टेट में कोई फोर्स बीच में आया या बीच में गायब हो गया, आप वर्क डन सबका लिखोगे जितने भी प्रेजेंट थे इनिशियल से फाइनल स्टेट के बीच में। तो वर्क डन बाय mg एक ये प्रेजेंट था, प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स एक ये प्रेजेंट था, और बस इतना ही है। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। चेंज इन काइनेटिक मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल कितनी है भाई, फाइनल है हाफ mv²। इनिशियली सर रेस्ट पे था तो 0। वर्क डन बाय mg, ध्यान दे h हाइट इसके और d हाइट इधर, mg h प्लस d हाइट तक कंटिन्यूस लग रहा था, तो कितना हो जाएगा mg h प्लस d, करेक्ट है ये तो पक्का। mg h प्लस d पॉजिटिव होगा क्योंकि उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। बचा स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन, तो हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ वहाँ पे जाओ, प्लेलिस्ट में मैंने टॉपिक वाइज करके सारे डाले रखें। तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन क्या था, हाफ के फाइनल माइनस इनिशियल स्क्वायर। माइनस ले लो तो ऐसा, अदरवाइज पॉजिटिव में लिख रहे हो तो इनिशियल माइनस फाइनल स्क्वायर। तो इनिशियली जब बॉडी यहाँ पे था तो नेचुरल लेंथ था, तो x इनिशियली 0। जब बॉडी इधर पहुंचा फाइनल पोजीशन पे तो स्प्रिंग कितना चला गया, d²। बस हो गया। इसको थोड़ा साथ में इधर लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा। इज इक्वल्स टू हाफ mv² माइनस 0। बस अब अपने को क्या फाइंड आउट करना है, अपने को ये v फाइंड आउट करना है ना, तो क्या हो जाएगा -k/2 d² इज इक्वल्स टू हाफ mv²। अब जो जो वैल्यूज दिए हैं सब हम लोग पुट करेंगे तो हम लोग को यहाँ से v मिल जाएगा, स्पीड ऑफ द बॉल जब ये d डिस्टेंस पार करेगा। इसमें एक ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कि ये कितना कंप्रेस करेगा। तो देखो जब ये मैक्सिमम कंप्रेस करेगा स्प्रिंग को ऐसे, तो कभी ना कभी जाके रुकेगा ना, टेम्पररी रेस्ट पर आएगा। तो इनिशियल भी काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल भी काइनेटिक एनर्जी 0। लेट सपोज कुछ तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट x हुआ। सेम इधर d² की जगह आप x² कर दो,
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। कितना आसान है वर्क एनर्जी थ्योरम से क्वेश्चन सॉल्व करना, अदरवाइज एनएलएम से तो आप इंटीग्रेशन करके परेशान हो जाओगे। तो जहाँ भी आपको इंटीग्रेशन नहीं जम रहा है, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करना ही पड़ता है, बट आप जेईई मेंस लेवल तक जितने भी क्वेश्चन देखोगे 99% क्वेश्चंस में आपका वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के काम हो जाएगा, आपको इंटीग्रेशन की नीड ही नहीं पड़ेगी। इसलिए ये थ्योरम इतना इंपॉर्टेंट है और इसलिए मैं इस पर इतना जोर दे रहा हूँ। लेट्स मूव अहेड। नया क्वेश्चन क्या है, देख यहाँ से अपन ने इनिशियली इसको 6 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया, फेंका, ये आगे गया, स्मूथ है स्मूथ है स्मूथ है, यहाँ तक आया, फिर इसके बाद जब ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी की वजह से थोड़ा सा स्लो डाउन होगा, और इसके बाद जो मेरा फ्रिक्शन लग रहा है, जो रोड है वो फ्रिक्शन वाला रोड है जिधर म्यू का वैल्यू है 0.6। अब हमने क्या पूछा है कि भाई कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा ब्लॉक उस रफ सरफेस पे, रफ सरफेस पे कितना। तो देखो यहाँ से जाएगा, नीचे आएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, ऊपर जाएगा बराबर, फिर स्लो होगी। अब इसके बाद फ्रिक्शन की वजह से और स्लो होके कहीं ना कहीं तो रुकेगा, कहाँ रुकेगा पता नहीं, कहीं ना कहीं तो रुकेगा। अब वो कहीं ना कहीं कितना डिस्टेंस है आई डोंट नो, वो अपने को देखना पड़ेगा। तो लेट सपोज डी डिस्टेंस के बाद वो रुक जाता है, इसका मतलब अभी मूव कर रहा था तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो देख यहाँ तक कोई फ्रिक्शन था ही नहीं, यहाँ से फ्रिक्शन लगने लगा, तो कभी ना कभी तो जाके मेरा ब्लॉक यहाँ पे रुक जाएगा ना, V0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे, ये मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है, कभी ना कभी तो रुकेगा। ये हो गया मेरा फाइनल स्टेट और ये क्या हो गया मेरा इनिशियल स्टेट। तो अगर आप क्वेश्चन में इनिशियल और फाइनल स्टेट पहचानना सीख जाओ तो आपके लिए वर्क एनर्जी थ्योरम और आसान हो गया। बस लगा दो भाई वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय mg, और कौन सा फोर्स है, वर्क डन बाय नॉर्मल, और कौन सा फोर्स है, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, भले ही थोड़े समय के लिए पर है, इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय नॉर्मल तो जीरो होगा क्योंकि भाई परपेंडिकुलर है, हमेशा ही यहाँ पे जीरो आ रहा है। वर्क डन बाय mg देख कितना होगा, ये शुरुआत यहाँ पे किया था और इस हाइट h इक्वल्स टू 1.1 पे ही है अभी, तो ये नीचे गया किधर गया फर्क ही नहीं पड़ता। इनिशियल फाइनल किधर है, इनिशियल यहाँ पे था, फाइनल यहाँ पे किसी 1.1 हाइट वाले रफ सरफेस पर है, तो mgh पॉजिटिव आएगा। तो कितना हो जाएगा प्लस mgh। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा हो, नहीं समझ में आया तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। फिर इसके बाद फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन तो हमेशा निगेटिव है, पीछे ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखो जैसे ही ब्लॉक रफ सरफेस पर आएगा उसके ऊपर यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगना शुरू होगा विच इज म्यू mg। कब तक लगता रहेगा, जब तक ये रुक ना जाए, यहाँ पे आगे आके जब तक इसकी किसी न किसी वेलोसिटी से भागेगा, जब तक इसकी वेलोसिटी ना जीरो हो जाए। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेट सपोज d डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है ना, कितना सब d डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो अपन क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल का तो जीरो पर काइनेटिक फ्रिक्शन का माइनस म्यू mg, दिस इज फोर्स इनटू d डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस करेंगे हाफ m6 का स्क्वायर। अगर आपने ये वर्क डन लिखते समय साइन प्रॉपर यूज़ किया है और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखते समय साइन प्रॉपर यूज़ किया है, ऐसा नहीं कि अरे फाइनल जीरो है इनिशियल निगेटिव हो रहा है तो इसको आगे लिख देते, ये सब मत करना, मैथ्स अपना काम कर लेगा। आप बस चुपचाप जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करो। अपने को d का वैल्यू चाहिए तो d को उस तरफ ले जाएंगे, अपने पास क्या हो जाएगा mgh, इसे इस तरफ ले आओ, हाफ 6 36, तो ये हो जाएगा 18m इज इक्वल्स टू म्यू mg इंटू डी। m से m कैंसिल आउट कर दो भाई, d कितना आ गया, d आ गया, g से g कैंसिल होगा तो h बाई म्यू प्लस 18 बाई जी। अब जो भी वैल्यू आए यहाँ पे पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे है थोड़ा ट्रिकी, बच्चा क्वेश्चन पढ़ के 5 या 10 मिनट तक बिजी रहेगा, नीट वाला बच्चा, जेई वाला बच्चा भी इसमें बिजी रह सकता है अगर पहली बार ऐसा क्वेश्चन देख रहा है तो उसे अप्रोच ना समझ में आए कि हो क्या रहा है। तो आप जब भी निकालो वर्क एनर्जी थ्योरम, आपका सबसे पहला अप्रोच होना चाहिए, ये याद रखना ऐसे क्वेश्चंस में। और हमें कैसा पता चलेगा सर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, देख भाई अगर क्वेश्चन में स्पीड वगैरह कहीं ना कहीं दी है, कोई ना कोई हिंट स्पीड से रिलेटेड है, मतलब मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूँ, तो वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई किया जा सकता है। बस ऐसा सोचना स्टेटमेंट पढ़ के, यहाँ पे भी ये स्पीड दिया और फाइनली रेस्ट पर आ रहा है तो मेरे को काइनेटिक एनर्जी का आइडिया मिल चुका है, तो अपन लगा सकते हैं। लेट्स मूव अहेड। देख ये क्वेश्चन है जेई वाले बच्चों के लिए, बोला है कि यहाँ से अगर मैं रिलीज करूँ, ये स्मूथ सरफेस है और फिक्स है,
ठीक है ना, दिस इज फिक्स्ड। पर ये जो बीड है जिसका मास है m, ये फिक्स नहीं है, ये इस तरफ गिरेगा। लेट सपोज इधर भी गिर सकता है, उधर भी गिर सकता है, हल्का सा मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ट किया, इस तरफ गिरने लगा और इसका रेडियस है r। अब पूछ रहा है कि वर्टिकल से कितने एंगल बनाने के बाद ये सरफेस को लूज कर देगा। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस इन रियलिटी ऑल्सो। आप अपने आप को अज्यूम करो, आप ऐसे किसी सरफेस से गिर रहे हो, फिसल रहे हो नीचे, तो आप ऐसा नहीं है कि इससे चिपकते हुए ऐसे पहुंचोगे, बीच में कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा कि आप ऐसे गिर जाओगे। कुछ समय तक आप इसके कांटेक्ट में रहोगे, फिर कांटेक्ट छूट जाएगा। तो ये वो एंगल जहां तक आपका कांटेक्ट बना था वर्टिकल से, वो एंगल कितना है पूछ रहा है हमसे। अब यहाँ पे देखो, आप बहुत सारे टीचर इसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी बताते हैं, पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैं अपने प्रैक्टिस में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत कम यूज़ करता हूँ। वर्क एनर्जी थ्योरम मेरे को ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि वो सारे टाइप के फोर्सेस को इन्वॉल्व करता है, स्यूडो फोर्स को भी, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को भी, सबको, फ्रिक्शन उक्शन सब। कंजर्वेशन लॉज में फ्रिक्शन फोर्सेस नहीं आ सकते। यहाँ पे मान लेते हैं इधर आने के बाद मेरे ब्लॉक ने क्या किया, इस बॉडी ने, देखो नीचे आएगा तो ग्रेविटी के वजह से कुछ तो वेलोसिटी होगी, मान लेते हैं वेलोसिटी थी v, इस समय वेलोसिटी कितनी है u। अब यहाँ से जो हाइट है वो निकाल लेते हैं, तो लेट सपोज पहले एंगल थीटा था, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो, मैं अगर थोड़ी ज्योमेट्री लगाऊं तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, r cos थीटा, बराबर है। ये फिक्स्ड है, ये सब हटा देते भाई, r cos थीटा। तो ये ब्लॉक आया कितना नीचे, अगर मैं ध्यान दूं, मेरा ये जो बॉल है वो कितना नीचे आया, वो r डिस्टेंस से r cos थीटा माइनस इतने डिस्टेंस नीचे आया, तो दिस इज r माइनस r cos थीटा। ये वो हाइट है जो वो नीचे आ रहा है, ठीक है, थीटा एंगल बनाते हुए। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। चलो v निकाल जाएंगे ना, तो अपना थोड़ा काम आसान हो जाएगा। कैसे, देखो पहले तो लग रहा है mg, सही है सर। फिर क्या लग रहा है, नॉर्मल, सही है सर। स्मूथ सरफेस तो फ्रिक्शन उक्शन लग ही नहीं रहा है, छोड़ दो सारे। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अब नॉर्मल तो हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा तो वर्क डन 0, पर mg तो हमेशा डाउनवर्ड लग रहा है, तो mg की वजह से कितना नीचे आया, इतना, साथ साथ नीचे आया ना, तो पॉजिटिव वर्क डन। तो आ जाएगा mg और हाइट कितनी है, r माइनस r cos थीटा इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी थी 0, फाइनल कितनी थी v, तो फाइनल हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर, इनिशियल कितनी है 0। इधर देख m से m कैंसिल हुआ तो अपने को v स्क्वायर कितना मिला, v स्क्वायर मिला 2g, अपन चाहिए तो r कॉमन ले लेते हैं, एंड हियर विल गेट 1 माइनस कॉस थीटा। ये इक्वेशन अभी अपने को काम आएगा, इसको रखते हैं यहाँ पे। अब देख, ये जब तक कांटेक्ट में है तब तक एक नॉर्मल रिएक्शन टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द सेंटर लग रहा होगा, सही बात है। और mg का एक कंपोनेंट है विच इज mg cos थीटा। अगर आप थोड़ी ज्योमेट्री देखो, थोड़ी सी ज्योमेट्री देखो वर्टिकल से, तो ये एंगल भी थीटा ही बनेगा। तो mg का एक कंपोनेंट टुवर्ड सेंटर क्या बनेगा, mg cos थीटा। ये दोनों फोर्सेस हैं जो इसको सर्कुलर पाथ पे मोशन कराने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहे हैं। यहां पे तब अपन बोल सकते हैं फ्रॉम सर्कुलर मोशन। देखो अब तुम्हें ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए। सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट क्या था, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय रेडियस। रेडियस कितना ले लिया अपन ने, r। अब सेंट्रीपिटल फोर्सेस में क्या क्या लग रहे हैं, mg cos थीटा और नॉर्मल। mg cos थीटा टुवर्ड सेंटर, तो उसको लिख लेते हैं पॉजिटिव mg cos थीटा, और नॉर्मल अवे फ्रॉम द सेंटर तो निगेटिव हो जाएगा m बाई r। अगर यहाँ पे आप देखो v स्क्वायर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 2gr 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यहां से देखो क्या क्या कैंसल आउट हो रहा है। अच्छा कुछ नहीं, पहले तो नॉर्मल है। आप मेरे को बताओ, जब ये लूज करेगा कांटेक्ट, व्हेन इट लूजेस कांटेक्ट, तो कौन सा फोर्स है जो झटके में गायब हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स, क्योंकि कांटेक्ट ही नहीं बचा। नॉर्मल तो कांटेक्ट की वजह से ही आता है। तो अपन बोल सकते हैं ना, व्हेन इट लूजेस कांटेक्ट, व्हेन इट लूजेस कांटेक्ट, तो सबसे पहला जो फोर्स है जो तुरंत झटके में गायब होगा वो होगा नॉर्मल। तो इधर से नॉर्मल को गायब कर दो, क्योंकि कौन से एंगल पे, ये तो सब जनरल इक्वेशन है। तो नॉर्मल अगर गायब हो गया, अब आप देखो अपने पास क्या बचेगा, अपने पास बचेगा mg cos थीटा इज इक्वल्स टू r से r कट हुआ, इधर बचेगा 2mg 1 माइनस कॉस थीटा, इधर mg से mg गया। आप सॉल्व करो, आपको पता है क्या मिलेगा, आपको मिलेगा cos थीटा इक्वल्स टू 2/3। ये है स्टैंडर्ड रिजल्ट।
स्टैंडर्ड रिजल्ट, ये आपको याद होना चाहिए। पर एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे बॉडी स्लाइड कर रही है, ये याद रखना। बॉडी कैसे जा रही है, यहाँ से यहाँ तक स्लाइडिंग कर रही है। क्यों सर? क्योंकि सेम क्वेश्चन हो सकता है आपके टीचर आपको रोटेशनल मैकेनिक्स में कराए जहाँ पे बॉडी स्लाइड नहीं रोल कर रही हो, तब आंसर कुछ और अलग आता है। अगर स्लाइड कर रहा है, ये इसका शेप कोई भी हो, सिलेंडर, स्पीयर या कुछ भी, हमेशा 101% इतने एंगल पे वो कांटेक्ट छोड़ देगा। ये रिजल्ट आप बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज कर सकते हो। मेरे जितने भी जेई वाले बच्चे हैं, प्लीज इस रिजल्ट को याद रखना, अपने बुक में स्टार बना के रख लो भाई कि ये याद रहना चाहिए विथ कंडीशन कि स्लाइडिंग हो, टॉप पर से गिरना चाहिए। कोई फेंके ना, वो बस स्लाइड होकर आए, क्योंकि जब कोई फेंकेगा तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी, तब कुछ और आंसर आएगा। लेट्स मूव अहेड। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो। नहीं अगर समझ में आया हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और अगर समझ में आया हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने को बोल रहा है कि देख, एक सिस्टम है, रेस्ट पर है, के है, अपने नेचुरल लेंथ पर है, एक कांस्टेंट फोर्स m1 पे लग रहा है सच दैट यहाँ पे फ्रिक्शन है, म्यू इज नॉन जीरो, फ्रिक्शन है। m1 पे ऐसा फोर्स लगाया अपन ने F विच इज कांस्टेंट फोर्स, सो दैट m1 ना x डिस्टेंस डिस्प्लेस हुआ, बट m2 वहीं का वहीं रह गया, m2 हिला ही नहीं। ऐसा हो सकता है क्योंकि m2 को स्प्रिंग आगे खींचने की कोशिश करेगा, बट जो फ्रिक्शन फोर्स है वो तो उसे रोकेगा ना, सरफेस स्मूथ नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि m2 ना मूव करे, और ऐसा भी हो सकता है कि m2 मूव करे, कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन कैसा भी बनाया जा सकता है। यहाँ बोल दिया है कि भाई ये मूव नहीं कर रहा है, स्टेशनरी है। अब अपने को पूछा है कि अगर ये x डिस्टेंस मूव कर रहा है तो यहाँ आके भैया इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी हो जाएगी m1 की, तो वो स्पीड बता दो x के टर्म्स में, दैट्स इट। पूरा सिस्टम ले लेंगे अपन, ठीक है, पूरा सिस्टम। आप चाहो तो सिर्फ m1 को लेके भी सॉल्व कर दो, क्योंकि ये तो मूव ही नहीं कर रहा है, तो इसमें ना तो कोई काइनेटिक एनर्जी आएगी ना वर्क डन आएगा, सब जीरो। पूरा सिस्टम अगर अपन ले लें, या सिर्फ m1 को ही आप सिस्टम ले लो फॉर m1, क्योंकि अपने को पता है m2 तो मूव हो ही नहीं रहा है, तो m1 के लिए निकालते हैं। वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय एफ प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सर क्या हर बार ये लिखना है? यस, हर बार लिखो, क्योंकि ना बच्चा जब अच्छा क्वेश्चन आएगा ना जहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया जाएगा, वहाँ पे ये स्टेप ना आपको गलती करने नहीं देगा। आई नो यहाँ पे mg का वर्क डन भी जीरो होगा क्योंकि बॉडी हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, नॉर्मल का वर्क डन भी जीरो होगा। स्टिल आप लिखो, आदत रहेगी तो अच्छे क्वेश्चन में फंसोगे नहीं। बच्चे बेसिकली आदत नहीं होती है, इसलिए कभी कभी बहुत ही सिली मिस्टेक्स कर बैठते हैं, तो ये आदत बना के रखो। अब फोर्स लग रहा है F जो कि कांस्टेंट है x डिस्टेंस तक, तो इसका वर्क डन आ जाएगा F इंटू एक्स। स्प्रिंग का वर्क डन क्या होता है भाई? हाफ के x इनिशियल स्क्वायर माइनस x फाइनल स्क्वायर। तो इनिशियली नेचुरल लेंथ पे था तो जीरो, फाइनली कितना इलोंगेट हुआ? x इलोंगेट हुआ, इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी का है हाफ m1v स्क्वायर, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी जीरो, तो माइनस जीरो हो गया। अपने को क्या मिल रहा है? अच्छा एक चीज और अपन भूल रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स। देख फ्रिक्शन फोर्स भी तो लगेगा ना, क्योंकि एक ऐसा सरफेस है, फ्रिक्शनल सरफेस है, तो यहाँ पे एक और टर्म आएगा, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। ले देख, मैं इतना बोल रहा था, मैं ही भूल गया, कोई भी भूल सकता है, तो अच्छे से लिखना। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? जो भी फ्रिक्शनल फोर्स है माइनस इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये तो आएगा म्यू m1g, ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स इनटू x। ऐड कर दो सारे वर्क डन को, बस हो गया। यही था अपना काम। अपने को v चाहिए था, तो अपन इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं अच्छा दिखाने के लिए। हाफ माइनस k बाय 2 एक्स स्क्वायर माइनस म्यू m1g x इज इक्वल्स टू हाफ m1v स्क्वायर। देख तीनों में x कॉमन है, बाहर ले ले, और 2 बाई m को इधर, तो 2 बाई m1 यहाँ आ गया, तीनों में से x को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? f माइनस k बाई 2x माइनस म्यू m1g इज इक्वल्स टू v स्क्वायर। स्क्वायर हटा दो तो अंडर रूट में आ जाएगा, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन टिल लास्ट। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर कर दो सारे स्टूडेंट्स के साथ, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।